renderforce.com. बैलेंस शीट के अंदर लास्ट क्लास के अंदर मैंने सारा लिखवा दिया था और कुछ एक पॉइंट मैंने आपको बता दिए थे। अब मुझे सिंपल सा आंसर देना, मैं जिससे पूछूंगा वो जवाब देना एक बार। अभिषेक, आप बताओ कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में यानी इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में कितने मेन हेड है? कितने मेन हेड है? कौन कौन से, ये नहीं पूछ रहा, कितने मेन हेड है? 4 है। यानी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में मेजर हेड 4 है। आप बताओ कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में अगर 4 हेड है तो कौन कौन से 4 हेड है? चारों के नाम। सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, नंबर 2 शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट, बिल्कुल ठीक। थर्ड नॉन करंट लायबिलिटी। फोर्थ करंट लायबिलिटी। मैंने अभी 2 क्वेश्चन पूछ लिए हैं। आप बताओ कितने हेड बताएं, अभी कितने हेड है लायबिलिटी में? कौन कौन से? शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। इसके बाद 4 ये मेजर हेड है, इसके अंदर भी सब हेड होता है। नीतीश, आप बताओ मुझे कि शेयर होल्डर फंड में सिर्फ नंबर बताना, कितने सब हेड हैं? 3 सब हेड है। आपका शेयर होल्डर फंड में कितने सब हेड है? 3। आप बताओ अविनाश, तीनों सब हेड के नाम। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। यानी अभी 3 क्वेश्चन मैंने पूछ लिए हैं। एक मैंने कितने नंबर ऑफ आपके लायबिलिटी में साइड है और मेन से सॉरी लायबिलिटी में कितने मेन हेड है? 4। उन चारों के नाम। पहला कौन सा था हमारा? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में कौन कौन सा आता था? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर वारंट। इसके बाद आप बताओ मुकुल के नॉन करंट लायबिलिटी में, नॉन करंट लायबिलिटी में कितने सब हेड? पहले सबसे पहले नॉन करंट लायबिलिटी मेन हेड है कि सब हेड है? मेन हेड है। अब बता दो, अगर नॉन करंट लायबिलिटी मेन हेड है तो इसमें कितने सब हेड होंगे? 4 सब हेड है। इन्होंने बताया कि मेन आपका नॉन करंट लायबिलिटी मेन है, इसके अंदर 4 सब हेड है। 4 सब हेड है। मनोज, आप बताना 4 सब हेड कौन कौन से हैं नॉन करंट लायबिलिटी में? हाँ जी, पहले नॉन करंट लायबिलिटी मेन हेड है कि सब हेड है?
मेन हेड है, इसके अंदर 4 सब हेड मैंने बता दिए। 4 कौन कौन से हैं, कोई 2 बता दो। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग हमारा, मैंने मैंने पहले क्वेश्चन क्या पूछा आपसे? नॉन करंट लाइबिलिटी मेन हेड है, इसके अंदर सब हेड बताओ। लॉन्ग टर्म बोरोइंग बिल्कुल सही। लॉन्ग टर्म प्रोविजन 2 इन्होंने बता दिया। 4 थे, 2 बता दिए। ऋतिक आप बताओ बाकी के 2 कौन से हैं? आप बताओ बाकी के 2 कौन से हैं? अदर, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। मैंने बोला डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी इतना जानने की जरूरत नहीं है आपको इस लेवल पे। यानी नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर 4 पॉइंट बताए अभी। आप बताओ चारों कौन कौन से पॉइंट बताए? लॉन्ग टर्म बोरोइंग नंबर 1, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी नंबर 2, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, इसके बाद अदर नॉन करंट लाइबिलिटी। अदर नॉन करंट, इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स है वो मैं अभी थोड़ी देर में सारा बताऊंगा आपको। यानी लाइबिलिटी साइड का नॉन करंट लाइबिलिटी के 4 पॉइंट है और शेयर होल्डर फंड के 3 पॉइंट है। अब मनीष आप बताओ लाइबिलिटी साइड में ऐसा कौन सा मेन हेड है जिसका सब हेड है ही नहीं? शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट, इसका कोई भी सब हेड नहीं है। आप बताओ 4th नंबर पे, प्रमोद आप बताना, चौथे नंबर पे 4 मेन हेड है ना लाइबिलिटी में, चौथे नंबर पे मेन हेड का नाम क्या है? करंट लाइबिलिटी। आशीष आप बताओ करंट लाइबिलिटी मेन हेड है या सब हेड है? मेन हेड है। अब मुझे आप बताना करंट लाइबिलिटी मेन हेड है तो कोई भी मेन हेड करंट लाइबिलिटी के कोई भी 2 सब हेड बता दो। शॉर्ट टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म प्रोविजन, 2 पॉइंट बता दिए, शॉर्ट टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब आप बताओ ओम प्रकाश के करंट लाइबिलिटी में सब हेड कितने हैं? 2 तो बता दिए लेकिन और भी हो सकते हैं, तो कितने हैं? 2 और है, यानी टोटल 4 है। टोटल कितने हैं? 4। बताओ कौन कौन से हैं? 2 ट्रेड पेबल और अदर करंट लाइबिलिटी। अदर करंट लाइबिलिटी देखो अभी मैंने पूछा है, देखो सबसे पहले था शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर सब हेड थे 3। इसके बाद था हमारा नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर थे 4 और करंट लाइबिलिटी के अंदर भी थे 4। अब बात करते हैं एसेट्स की। अमन आप बताना एसेट्स में मेन हेड कितने हैं? 2 मेन हेड है एसेट साइड में। सौरभ आप बताओ दोनों मेन हेड कौन कौन से हैं? नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। आप बताओ नॉन करंट एसेट्स के अंदर, विशाल आप बताना नॉन करंट एसेट्स में कितने सब हेड है? 4 सब हेड है। नॉन करंट एसेट्स में 5 सब हेड है। 5 नॉन करंट एसेट्स में 5 सब हेड है। पहले सब हेड का नाम क्या है? फिक्स एसेट्स। पहले सब हेड का नाम है फिक्स एसेट्स। दूसरे सब हेड का नाम डेफर्ड टैक्स एसेट्स। तीसरे सब हेड का नाम नॉन करंट एसेट्स के अंदर तीसरे नंबर पे क्या आता है? डेफर्ड टैक्स एसेट्स। तो दूसरे पे क्या आता है?
नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। दूसरे पे क्या आता है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। पहला है फिक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, देन डेफर्ड टैक्स एसेट्स। तीसरा हो गया। चौथे पॉइंट की बात करते हैं। चौथा पॉइंट आप बताओ क्या है? लॉन्ग टर्म एसेट्स नहीं, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस रह गया पांचवा और लास्ट पॉइंट। सहनवाज आप बताओ पांचवा पॉइंट क्या है? अदर नॉन करंट, अदर नॉन करंट एसेट्स। इसके अंदर क्या क्या कंटेंट आएगा अभी हम वो देख लेंगे। आप बताओ मुझे, शेयर होल्डर फंड के तीनों मेन हेड। हाँ जी, पहले तो ये लाइबिलिटी साइड में आएगा कि एसेट साइड में आएगा? शेयर होल्डर फंड लाइबिलिटी साइड, इक्विटी एंड लाइबिलिटी में आएगा कि एसेट्स में आएगा? अब ये मेन हेड है, सब हेड है? हाँ, मेन हेड है। अब इसके सब हेड भी बता दो फटाफट से। शेयर कैपिटल नंबर 1, रिजर्व एंड सरप्लस नंबर 3, शेयर वारंट, शेयर वारंट। अब मैं बात करूंगा कि हमारे बैलेंस शीट में कितने साइड है। आप बताओ बैलेंस शीट में कितने साइड है? 2 साइड है बैलेंस शीट में। दोनों साइड का नाम क्या है? पहले साइड का नाम कुछ आंसर आया लाइबिलिटी। लाइबिलिटी नहीं है पहला साइड, इक्विटी एंड लाइबिलिटी है। दूसरा क्या है हमारा? एसेट्स है। अब मैं बात करूंगा, अभी अभी आपने बताया कि नॉन करंट एसेट्स के अंदर हमारे 5 पॉइंट से नंबर 1 था फिक्स एसेट्स, नंबर 2 नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लोन एंड एडवांसेस और अदर नॉन करंट एसेट्स। अब मैं बात करूंगा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर करंट एसेट्स सबसे पहले आप बताओ मेन हेड है सब हेड है? मेन हेड है। करंट एसेट्स हमारा मेन हेड है। अभिषेक आप बताना मुझे, करंट एसेट्स अगर मेन हेड है तो इसके अंदर कितने सब हेड है? कितने नंबर बता दो बस आप। 6 है आपके। यानी लाइबिलिटी में तो 3 4 4 और एसेट्स में 5 6। 3 4 4 5 6 मेन हेड की अगर मैं बात करूं, सब हेड के अंदर इसके अंदर जो होगा। अब करंट एसेट्स के अंदर आप बताना, करंट एसेट्स के अंदर कोई भी 3 सब हेड। 6 है, 6 में से कोई भी 3 बता दो। करंट इन्वेस्टमेंट, करंट करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेंट्री नहीं है, सिर्फ इन्वेंट्री है। इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल है। यानी टोटल 6 है, 6 में से 3 बता दिए इसने, एक बता दिया करंट इन्वेस्टमेंट, एक बता दिया इन्वेंट्री, एक बता दिया ट्रेड रिसीवेबल। बाकी 3 और है। आप बताओ बाकी के 3 कौन से हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसके बाद शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। इसके बाद आप बताओ लास्ट क्या है? अदर करंट एसेट्स। फटाफट क्विक रिव्यू मैं करता हूं फटाफट से। हमारे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में 4 मेन हेड है। पहला मेन हेड शेयर होल्डर फंड, इसके अंदर 3 सब हेड है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, वारंट। एक मेन हेड है जिसका कोई सब हेड नहीं है, मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट। नंबर 3 जो है हमारा वो है नॉन करंट लाइबिलिटी। सब हेड है आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इसके बाद हमारा चौथा हेड है करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में पहला हमारा क्या है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग, दूसरा है ट्रेड पेबल, तीसरा अदर करंट लाइबिलिटी, चौथा हमारा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। लाइबिलिटी साइड फिनिश्ड। इसके बाद मैं बात करता हूं एसेट साइड का। एसेट साइड में मेन 2 साइड है, एक नॉन करंट एसेट्स और एक करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के अंदर कितने? 5 और करंट एसेट्स के सब हेड
6। नॉन करंट एसेट्स के अगर मैं पार्ट की बात करूं तो 5 जो हमारे सब हेड है वो है नंबर 1 फिक्स एसेट्स, नंबर 2 इन्वेस्टमेंट, नंबर 3 डेफर्ड टैक्स, नंबर 4 अदर लोन एंड एडवांस। लोन एंड एडवांस, नॉन करंट लोन एंड एडवांस आपका लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, और लास्ट वन है अदर। अब इसके अंदर सब हेड भी है। सब हेड की मैं बात करूं तो फिक्स एसेट्स के अंदर 4 सब हेड है। नंबर 1 टेंजिबल, सब हेड है। नंबर 1 टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। करंट लाइबिलिटी के अंदर सबसे ज्यादा 6 पॉइंट। नंबर 1 करंट इन्वेस्टमेंट, नंबर 2 इन्वेंट्री, नंबर 3 ट्रेड रिसीवेबल, 4 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस और अदर करंट एसेट्स। ये तो था हमारा अभी तक का बैलेंस शीट। अब इसके अंदर कुछ नोट्स थ्रू अकाउंट्स है। अब देखते हैं नोट्स थ्रू अकाउंट्स में क्या क्या आएगा। फटाफट से क्विकली हम रिव्यू करते हैं। मैं सबसे पहले बता दूं, जिसके नीचे मैंने ब्लू मार्कर से अंडरलाइन किया हुआ है ये तो हमारा है लाइबिलिटी का पार्ट, और जिसके नीचे मैंने रेड मार्कर से अंडरलाइन किया हुआ है ये है हमारे एसेट्स का पार्ट। तो मैंने लग रहा है कि मैंने बहुत सारा लिखा लेकिन कुछ भी नहीं है। फटाफट क्विक, अगर बैलेंस शीट आपको अभी मैंने रिवाइज करवाया, बैलेंस शीट याद है तो फटाफट से हो जाएगा, इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा। अब देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट शेयर होल्डर फंड था। शेयर होल्डर फंड में पहला नोट आएगा शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल में क्या हो सकता है? ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल का मतलब जिससे कंपनी अपने आप को क्या करवाता है? रजिस्ट्रेशन करवा लेता है, रजिस्टर्ड करवा लेता है। अब ऑथराइज कैपिटल में क्या हो सकता है? इक्विटी भी और प्रेफरेंस। कोई मुझसे पूछता है भाई प्रेफरेंस शेयर कहां आएगा, मैं बोलूंगा शेयर कैपिटल के अंदर आएगा। इसके बाद इशूड कैपिटल। इशूड मतलब मैंने जितने पब्लिक को ऑफर किया है कि आओ और मेरी कंपनी के शेयर खरीदो। क्या इशूड कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर भी होगा? बिल्कुल। पीएस का मतलब है प्रेफरेंस शेयर और ईएस का मतलब है इक्विटी। डॉट डॉट लगाए नंबर एट द रेट। क्वेश्चन 100 का भी हो सकता है, आपका 10 का भी हो सकता है। सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के अंदर दो कैटेगरी है। सब्सक्राइब के अंदर दो कैटेगरी कौन कौन से हैं? एक तो होगा फुल्ली पेड अप, एक होगा नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब का मतलब ले तो लिया लेकिन या तो पूरे पैसे देने वाले शेयर होल्डर होंगे या फिर पूरे पैसे नहीं देने वाले होंगे। पूरे पैसे देने वाले इक्विटी भी हो सकता है, प्रेफरेंस भी हो सकता है। पूरे पैसे नहीं देने वाले में लेस कॉल्स इन एरियर कर देंगे जितना टोटल अमाउंट है, और ऐड कर देंगे शेयर फॉरफीचर। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं तो ये दोनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर पूछेगा अगर आपसे कि बताओ कॉल्स इन एरियर कहां जाएगा, तो सबसे पहले मैं साइड बताऊंगा। साइड क्या है? इक्विटी एंड, फिर मेन हेड बताऊंगा शेयर होल्डर फंड, फिर सब हेड बताऊंगा शेयर कैपिटल। अब मेरा एक नंबर का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करूं तो सेकंड मेन हेड है हमारे बैलेंस शीट का, और लाइबिलिटी साइड का थर्ड है, सॉरी नहीं सेकंड सब हेड है। सेकंड सब हेड है हमारा शेयर होल्डर फंड का, रिजर्व एंड सरप्लस। सरप्लस का मतलब होता है प्रॉफिट, रिजर्व का मतलब जो मैं फ्यूचर के लिए बचा के रख रहा हूं। सिक्योरिटी प्रीमियम, ये भी हमारा रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है। कई बार हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वर्ड का भी इस्तेमाल करते हैं। जनरल रिजर्व, रिजर्व है। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, दोनों अलग अलग होता है। कैपिटल रिजर्व हमारा होता है क्या? जैसे कि शेयर फॉरफीचर किया, पैसा कमाया, उसे डाल दो कैपिटल रिजर्व में। मशीनरी बेचा, पैसा कमाया, डाल दो कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व मैंने डिफरेंस करवाया था आपको थ्योरी में। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व होता है जब हमें बोनस शेयर इशू करना होता है, तब के लिए ये काम आता है हमारा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। इसके बाद डीआरआर। डीआरआर शॉर्ट फॉर्म लिखा है, कोई बता सकता है फुल फॉर्म डीआरआर का? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व के बाद शेयर ऑप्शन रिजर्व एक तरीके से डाला हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सरप्लस, सरप्लस में यहां प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस। अगर प्रॉफिट हुआ तो प्लस का सिंबल होगा, लॉस हुआ तो ब्रैकेट में आ जाएगा। अदर रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। यहां पे रीवैल्यूएशन रिजर्व भी आ सकता है। यानी जितने भी तरीके का आपका रिजर्व है सारा यहां पे आ जाएगा। अब मैं क्या प्रोविडेंट फंड, यहां पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिखा है, अगर मैं यहां पे लिखता वर्कमैन कंपनसेशन फंड तब भी यहीं आता? बिल्कुल यहीं पे आएगा। फंड और रिजर्व में कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलता एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड तो यहां नहीं आता, वो लाइबिलिटी का पार्ट होता है, नॉन करंट लाइबिलिटी या करंट लाइबिलिटी, डिपेंड अपॉन के आपने कितने टाइम के लिए क्रिएट किया है।
दो सब हेड कर लिए किसके, शेयर होल्डर फंड के। तीसरे वाले का शेयर वारंट का कोई नोट्स नहीं है और वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। इसके अंदर से क्या एग्जामिनर पूछता है, ज्यादा से ज्यादा ये पूछ लेगा, ये पूछ लेगा, ये पूछ सकता है, और ये जिस पे मैंने टिक करा, एग्जामिनर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है इससे रिलेटेड। अब बात करते हैं, इसके बाद मैंने बताया थर्ड जो सब हेड है काम का है ही नहीं। नोट नंबर 2, मेन हेड नंबर 2 जो बैलेंस शीट में मेन हेड नंबर 2, मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट, उसका तो बनता ही नहीं सब हेड है, तो उसको तो छोड़ ही दो आप, उसके नोट्स भी नहीं है। इसके बाद नंबर नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर मैंने यहां पे थोड़ा सा गलत लिख दिया है, इसको करेक्ट कर लेना। नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, करेक्ट कर लेना एक बार। लॉन्ग टर्म बोरोइंग वो लाइबिलिटी मैंने साइड मेन हेड था, नॉन करंट बोरोइंग लिखना है आपको। अब देखते हैं आगे, नॉन करंट बोरोइंग के अंदर क्या होता है। बोरोइंग का मतलब होता है बेसिकली उधार लेना। अब नॉन करंट बोरोइंग में सबसे पहले नॉन करंट बोरोइंग, जितने भी ये नोट्स है ना सब किसी न किसी के सब हेड है, तो नॉन करंट बोरोइंग भी आपका क्या है, सब हेड है। सॉरी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी सब हेड है, किसका है, नॉन करंट लाइबिलिटी का। डिबेंचर तो डिबेंचर इसमें कवर्ड होगा। टर्म्स लोन, टर्म लोन क्या होता है, मान लो मैं एक पोस्ट ऑफिस हूं या मैं आईसीआईसीआई बैंक हूं, मैं अगर मैं बैंक हूं तो आप मेरे पास अगर फिक्स डिपॉजिट करवाओगे तो आप तो मेरे कस्टमर हुए। जब आप मेरे पास फिक्स डिपॉजिट करवाते हो तो आप बोलते हो सर 5 साल के लिए इसे जमा करो, तो मैं आईसीआईसीआई बैंक एक लिमिटेड कंपनी, एक कंपनी हूं मैं, आपने 5 साल के लिए मेरे पास जमा किया, तो मेरे लिए तो हो गया लाइबिलिटी, क्योंकि मुझे 5 साल के बाद क्या करने हैं, रिटर्न। आप बोलोगे एफडी कि मैंने फिक्स डिपॉजिट करा, मैं बोलूंगा टर्म लोन के मैंने पैसा लिया है 5 साल के टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर। तो टर्म लोन क्या है हमारा, जो पेमेंट हम लेते हैं वो कोई फिक्स पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है। बॉन्ड डिबेंचर का ही दूसरा नाम, अगर सरकारी कंपनी इशू करता है तो उसे हम बोल देते हैं बॉन्ड, और अगर लिमिटेड कंपनी तो डिबेंचर। अब लिमिटेड कंपनी भी इशू कर सकती है। पब्लिक डिपॉजिट, कई बार पब्लिक को बोला जाता है जिस तरीके से आप बैंक में पैसा जमा करवाते हो, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से पब्लिक डिपॉजिट, बैंक में आप पैसे जमा करवा रहे हो, आपका तो एसेट्स है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, लेकिन मेरा क्या है, लाइबिलिटी, तो वो आ जाएगा पब्लिक डिपॉजिट। अगर 1 साल से ज्यादा के लिए तो यहां पे आ जाएगा। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, इसमें से अगर मैं बोलूं इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये तीनों है। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी नहीं है। बिल्स या फिर अकाउंट पेबल या फिर क्रेडिटर, अगर मैं सामान खरीदता हूं 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए तो उसे हम बिल्स पेबल या क्रेडिटर का नाम दे सकते हो। बिल्स पेबल का दूसरा नाम अकाउंट पेबल भी। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि आपका और बाकी के पॉइंट्स हैं। इसके बाद देखते हैं हम लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसमें कुछ लिखा है पॉइंट जो कि इंटरेस्टिंग है, आपको पता होना चाहिए। प्रोविजनिंग का मतलब क्या होता है, प्रोविजन का मतलब फ्यूचर में अगर कोई नुकसान हो जाए उसके लिए कुछ प्रोविजन कर लेते हैं। तो एक तो देखो वारंटी देते हैं, सुना है आपने वारंटी क्या होता है। आपको अगर आपने कोई फ्रिज लिया 5 साल की वारंटी, अब मुझे लगता है कि 5 साल में 100 कस्टमर में से तो कोई ना कोई तो 4-5 कस्टमर आ ही सकता है 5 साल के अंदर अपना फ्रिज को रिपेयर करवाने, क्योंकि बोलेगा अंदर अंडर वारंटी है सर ठीक करो, तो मेरा खर्चा होगा ही नहीं होगा, उसके लिए मैंने प्रोविजनिंग कर लिया। तो वो कौन सा प्रोविजनिंग हो गया, लॉन्ग टर्म, क्योंकि 5 साल का वारंटी दिया था आपने। फोन वाला जो वारंटी देता है वो कितने का देता है, 1 साल। मेरे ख्याल उसके साथ ना एसेसरीज मिलता है, जैसे चार्जर हो गया आपका, अब तो हैंड फ्री उस पर 6 मंथ का होता है। तो अगर मैं एसेसरीज के ऊपर वारंटी दे रहा हूं तो वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में होगा या शॉर्ट टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म में 12 महीने से ज्यादा होता है, वो आ जाएगा शॉर्ट टर्म के अंदर। इसके बाद आपका आ गया प्रोविजन फॉर ग्रेजुइटी। ग्रेजुइटी क्या होता है, जब आप रिटायर होते हो
तो रिटायर होने के बाद आपने सुना होगा सरकारी नौकरी में रिटायर होते तो बहुत सारा उसको पैसा मिला रिटायरमेंट के टाइम पे, पेंशन बहुत सारा पेमेंट मिलता है, तो उसमें से एक होता है ग्रेजुइटी। तो मुझे पता है कोई एम्प्लॉई है, उसको पेमेंट मुझे 20 साल के बाद करना ही है जब रिटायर होगा, तो अभी से उसकी प्रोविजनिंग कर लेंगे, जो कि आ गया हमारा प्रोविजन फॉर ग्रेजुइटी। प्रोविजन फॉर अर्न लीव। अर्न लीव क्या होता है, आपने सुना होगा कि महीने में एक छुट्टी प्रोवाइड किया जाता है, एक लीव। आप जैसे कि 30 दिन में 4 संडे की छुट्टी तो है ही है, कुछ कंपनी बोलते हैं एक छुट्टी और कैजुअल लीव आप ले सकते हो, कुछ कंपनी बोलते हैं 2 छुट्टी ले सकते हो, इस तरीके से। लेकिन कुछ एक एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो छुट्टी करते ही नहीं, उनका धीरे धीरे वो सारा का सारा जो छुट्टी था वो क्या होता जाता है, एक्यूमुलेट। अब वो मे भी ऐसा भी हो सकता है रिटायरमेंट के टाइम पे आके बोले सर मैंने आपने छुट्टी एक एक दिया था, मैंने मेहनत के साथ काम किया, एक भी छुट्टी नहीं ली, उस सबके पैसे दे दो मुझे। तो उसको पैसा देना पड़ सकता है, तो उसके लिए भी मैंने क्या कर लिया, प्रोविजन फॉर अर्न लीव। अर्न लीव का मतलब समझ में आया, जो कि हॉलीडेज आपको मिलता है, आप अवेल नहीं करते, जॉब पे चले जाते हो तो उसके बदले आपको पैसे मिल जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे एग्जामिनर आपके क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो मैं इसके ऊपर एक बार क्रॉस लगा देता हूं ताकि आपको भी थोड़ा सा रहे कि ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, लेकिन मैंने ऑल्दो मैंने समझा दिया इसको। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग क्या होता है, यानी देखा जाए ये लॉन्ग टर्म और ये शॉर्ट टर्म। लेकिन शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर एक ये जो 2 पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर क्या होगा, लोन रीपेबल ऑन डिमांड। लोन रीपेबल ऑन डिमांड का मतलब क्या होता है, आप मुझे लोन दो और जब भी आप मांगने आओगे ना मेरे से पैसे कि मेरा पैसा लौटा दो, मैं उसी टाइम आपके वापस दे दूंगा। तो लोन लूंगा लेकिन रीपेबल ऑन डिमांड। जैसे कई बार होता है नहीं कि 5,000 रुपए मुझे उधार दे दो, आपने बोला लौटाओगे कब, मैंने बोला 1 महीने के बाद जब मर्जी ले जाना, 1 महीने के बाद जब मर्जी ले जाना, तो ऑन डिमांड बोल रहा हूं मैं। 1 महीने के बाद अगले दिन आ जाओ तो वो क्या हो गया, नॉन शॉर्ट टर्म। अब ये बताना शॉर्ट टर्म बोरिंग सब हेड है या मेन हेड है, सब हेड। किसका सब हेड है, करंट लाइबिलिटी का। इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से हमने ज्यादा पैसा निकाल लिया, बैंक ओवरड्राफ्ट। कैश क्रेडिट, ये भी बैंक ओवरड्राफ्ट के तरह होता है, फर्क ये है, मैंने बैंक वालों को बोला सर मेरा बैंक का बैलेंस अगर 1 लाख रुपए तक माइनस हो जाए तब भी आप पैसे दे देना, मुझे 1 लाख रुपए के बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी चाहिए। बैंक वालों ने ठीक है। अगर मेरे 5,000 रुपए का चेक दिया तो मेरे अकाउंट से कितने माइनस बैलेंस शो करेगा, 5,000 रुपए। कितना शो करेगा उसमें, 5,000। मुझे ब्याज कितने पे देना पड़ेगा, जितना इस्तेमाल किया है पूरे 5,000 पे या पूरे 1 लाख पे, 5,000। लेकिन कैश क्रेडिट बोल लेते हैं सर मुझे कैश क्रेडिट की फैसिलिटी दो, तो बैंक वाले क्या करते हैं 1 लाख का अगर मांगा तो 1 लाख मेरे अकाउंट में डाल देंगे। अब मेरे अकाउंट में 1 लाख तो आ गया, अब मैं निकालू 5,000 चाहे मैं निकालू 2,000, मुझे ब्याज पूरे 1 लाख पे देना पड़ेगा। तो ये एक तरीके से लोन है हमारा कैश क्रेडिट। डिपॉजिट्स, आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर वही पब्लिक डिपॉजिट आ सकता है आपका डेली बेसिस पे। अगर बैंकर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बैंक वाले डेली पैसे जमा करवाते हैं, वो डिपॉजिट में आ जाता है उनका। तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गया, अदर ये इंपॉर्टेंट नहीं ये इंपॉर्टेंट, इसके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट था ये भी एक तरीके से इंपॉर्टेंट पे ही टिक कर देते हैं। ये तो एसेट्स का पार्ट है। आ जाओ नोट नंबर 7, ट्रेड रिसीवेबल, पेबल। पेबल, पेबल का मतलब होता है देना। इसके अंदर 2 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई बार एग्जामिनर पूछ चुका है, क्रेडिटर और ट्रेड पेबल, और इसको अकाउंट पेबल भी, पेबल ही तो है, अभी लाइबिलिटी चल रहा है, तो ट्रेड पेबल को अकाउंट पेबल भी बोलते हैं हम। इसके बाद अदर करंट लाइबिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें से कई बार एग्जामिनर, अदर करंट लाइबिलिटी सबसे लास्ट पॉइंट है आपका किसका, लाइबिलिटी का। इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ गया, इसमें एडवांस इनकम आ गया, इसके बाद मैंने लिखा है यहां पे अनक्लेम डिविडेंड। क्या होता है, जैसे मान लो आप सब शेयर होल्डर हो तो मेरे कंपनी के अंदर से आपको डिविडेंड लेने का राइट है। अब आप में से मान लो 3 पर्सन ऐसे हैं जिनको मुझे 5-5 हजार रुपए डिविडेंड देना है, लेकिन वो मुझे बिना बताए इंडिया से बाहर सेटल हो गया, यूएसए चले गया फॉर एग्जांपल, ना मुझे फोन नंबर देके गया, ना मुझे एड्रेस देके गया, ना मुझे अकाउंट नंबर देके गया। बाकी सबको तो मैंने बुला बुला के उसके अकाउंट में ट्रांसफर करके मैंने डिविडेंड दे दिया, 3 बंदों के नहीं दिए। तो मैं इंतजार करूंगा, वेट करूंगा कि आज नहीं तो कल वो आएगा तो उसको डिविडेंड के पैसे मैं दे दूंगा। तो मेरे लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी। और कौन सा होगा, अदर करंट
3 साल तक वेट किया जाता है, 3 साल तक अगर वो वापस नहीं आता तो इस डिविडेंड को हम डिविडेंड वेलफेयर फंड में डाल देते हैं, एक तरीके से एक चैरिटी के तरीके से समझ लो कर देते हैं। तो अनक्लेम डिविडेंड आ गया। अनक्लेम डिविडेंड का कॉल्स इन एडवांस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉल्स इन एडवांस से सीधा बच्चा यहां पे आ जाता है शेयर कैपिटल पे, लेकिन कॉल्स इन एरियर शेयर कैपिटल का पार्ट होता है, कॉल्स इन एडवांस नहीं होता। एक एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझाऊं आपको, तो एग्जांपल देखो, जैसे कि मान लो 10 रुपए का शेयर होता है, 10 में से 3 रुपए और 2 रुपए और 5 रुपए, कंपनी ने ये दोनों मांगा है और आपने 10,000 शेयर अप्लाई किए हुए हैं। तो 10,000 शेयर जब आपने अप्लाई किए हैं तो आपने बोला यार बार बार देने का क्या चक्कर रखते हैं, एक ही बार देके खत्म करते हैं ना इसे। तो एक बार में आपने टोटल 10 के हिसाब से मुझे कितने दे दिए होंगे, 1,00,000 रुपए। अब पता है 1,00,000 रुपए आपने दे तो दिया, लेकिन जो आपके 50,000 ही तो मैंने मांगे थे, तो शेयर कैपिटल में आपका मैं शो करूंगा 50,000 और बाकी 50,000 क्या है एडवांस, उसे मैं शो करूंगा अपने लाइबिलिटी में, कॉल्स इन एडवांस के अंदर। इसमें बड़ा नुकसान है आपका, मान लो कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो इंसॉल्वेंट जब कंपनी होता है तो ऐसे इंसॉल्वेंट कब होता है कंपनी, या कंपनी बंद कब करना चाहता है, जब अपने लाइबिलिटी का पेमेंट करने में वो हमेशा फेल होता रहता है, तो बोलते हैं कंपनी क्या हो गया इंसॉल्वेंट। अब लाइबिलिटी का फेल कर पता कहां से होगा, सबसे पहले तो वो इसके पैसे नहीं देगा करंट लाइबिलिटी वालों के, इस यहां फेल होगा, फिर इसके पैसे देने में फेल होगा, यानी ये सीक्वेंस है। सबसे पहला हक है इसका पैसे लेने का, उसके बाद राइट आ जाता है हमारा किसका पैसा लेने का, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, फिर उसके बाद राइट, ये सीक्वेंस बना हुआ है। तो मान लो आपने कंपनी को 50,000 रुपए एडवांस दे रखा है ना, और उसका नाम क्या था, कॉल्स इन एडवांस था, कॉल्स इन एडवांस था, तो मैंने यहां लिख दिया है। अब कंपनी हो गया इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट होने के बाद मैंने बोला जिस जिस पर्सन ने अपने पूरे पैसे नहीं दिए थे, 5 रुपए कंपनी ने मांगा था, सब 5-5 रुपए ले आओ, क्योंकि कंपनी बंद होने वाला, आप ऑनर हो तो 5-5 रुपए ले आओ। जब आपसे मांगा गया भाई 5 रुपए इंटू में 10,000 50,000 रुपए लाओ, आपने जवाब दिया सर मैंने पहले ही एडवांस दे रखा था। मैंने बोला था एडवांस दे रखा था, तो आपके तो इसके अंदर आ गया ना, इंटरेस्ट तो ले रहे थे आप, तो इसका मतलब ये 50,000 आपके डूब गए। अब अलग से 50,000 रुपए लाओ एज पर लॉ। अब सामने वाला पार्टी अगर मना कर दे तो कंपनी के पास राइट है कि उसके प्राइवेट एसेट्स, घर के जमीन जायदाद बेच के पैसे को रिकवर कर सकता है। तो कॉल्स इन एडवांस पे इसलिए इंटरेस्ट दिया जाता है, कल के दिन इंसॉल्वेंट हो तो बाकी का पैसा आपसे मांग सके। तो कॉल्स इन एडवांस, मैच्योर्ड ब्रैकेट में लिखा है एनसीएल, एनसीएल का मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी है। अब मान लो एक एग्जांपल देखना आप, सपोज करो ये मेरा टाइम पीरियड है 1/4/2010 एंड 31/3 को होगा, लेकिन मैं आपको लोन का रीपेमेंट कर दूंगा 1/4/2015। मैंने बोला 1/4/2010 को मुझे आप पैसे दो, डिबेंचर दो, या फिर मैं बोलता हूं आपको मुझे लोन दे दो आप, मैं आपका पेमेंट कर दूंगा ठीक 5 साल के बाद। लेकिन 5 साल के बाद जब मैंने पेमेंट करने का आपको प्रॉमिस किया, 5वें साल जैसे ही आया तो मुझे पेमेंट दे देना चाहिए। मैंने बोला 2 महीने बाद दे दूंगा, अभी नहीं दे रहा, मैं 2 महीने बाद दे दूंगा। तो 5वें साल के बाद मेरे ऊपर भी 5वें साल में कर्जा है, कितने का कर्जा है, 2 लाख। उस 2 लाख को कब पेमेंट करना है, 2 महीने में। तो अब वो नॉन करंट नहीं रहा, अब किस में कन्वर्ट हो गया, करंट। यानी मैच्योरिटी के डेट के बाद भी अगर आप किसी लाइबिलिटी को, नॉन करंट लाइबिलिटी को टाल मटोल करते हो कि 10 दिन बाद दे देंगे, 2 महीने बाद दे देंगे, तो यहां से तो वो हट जाएगा, कहां पहुंच जाएगा, वो करंट लाइबिलिटी के अंदर वो शिफ्ट हो जाएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में भी सारा, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसके सारे, ये ध्यान रखना, ये तो इतना नहीं है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, लास्ट लाइबिलिटी का शॉर्ट टर्म प्रोविजन वो होता है जो प्रोविजनिंग करते हैं फ्यूचर के लिए, जैसे प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट। जैसे मैंने कर लिया कि मान लो कोई फंक्शन रखना है, एम्प्लॉय को कोई गिफ्ट देना है शॉर्ट टर्म के लिए, तो उसके लिए मैंने क्या कर लिया, प्रोविजनिंग कर लिया।
प्रोविजन फॉर एक्सपेंस, जैसे प्रोविजन फॉर डेटर हो गया। प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स में सरकार को जब कभी भी पेमेंट करता हूं तो एडवांस में देता हूं, तो प्रोविजनिंग बेसिस पे देना होता है। डेटर हो गया। प्रपोज डिविडेंड, अब मैं मीटिंग में जाके बोलता हूं कि इस बार मैं 10% डिविडेंड दूंगा, उसको बोलते हैं प्रपोज डिविडेंड। अगर मैं डिविडेंड दे देता हूं तो उसको बोलते हैं डिक्लेयर डिविडेंड। तो प्रपोज डिविडेंड हमेशा प्रोविजन का पार्ट होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये प्रपोज डिविडेंड, आपके बुक में तो नहीं। टाइमिंग देखो, आप शॉर्ट टर्म प्रोविजन लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आप कंफ्यूज हो, तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन मान के चलो जो मैंने लिखवाया यही है। अगर इसमें से कोई भी वर्डिक आता है तो आप डायरेक्ट जाओगे शॉर्ट टर्म प्रोविजन पे। मैं बोलता हूं डिबेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लेकिन मेन लॉन्ग टर्म होता है वो, तो आप कहां पे जाओगे, लॉन्ग टर्म पे जाओगे। प्रोविजन हो गया। प्रोविजन के बाद टेंजिबल एसेट्स, एसेट्स पे आ गए हम। एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट। टेंजिबल एसेट जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन फिक्स एसेट्स है। टेंजिबल में तो क्या आ जाएगा, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल्स और ऑफिस इक्विपमेंट एंड एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीजें आ सकता है जो आपको अच्छे से पता है। इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है इसमें से। पहला है गुडविल, किसी बिजनेस का रेपुटेशन, ब्रांड, जैसे आपने देखा होगा किसी कंपनी का बोलते हैं ब्रांड वाली कंपनी है, तो उस ब्रांड का भी एक वैल्यू होता है। कॉपीराइट्स, जैसे मैंने कोई अपना बुक पब्लिश किया है तो उसका कॉपीराइट्स करवा लिया, उसके पेमेंट मिलता रहता है। पेटेंट, पेटेंट में मैंने कुछ ऐसा काम किया है या फिर ऐसा कुछ, मान लो एक मैंने कार का कोई ऐसा कोई टेक्निक लेके आया जिसकी वजह से वो बहुत फेमस हो गया, उसमें पेट्रोल कंजम्पशन कम होने लग गया, जो मैंने टेक्निक बनाया। अब उस टेक्निक को मैंने क्या करा, रजिस्ट्रेशन करवा लिया, तो दैट्स कॉल्ड पेटेंट, कोई उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। पेटेंट के बाद अब ऑपरेटिंग राइट्स, ऑपरेटिंग राइट्स का मतलब क्या होता है, किसी चीज को चलाने का भी राइट मिल जाता है। जैसे सपोज करो आपने क्या करा, मेट्रो बुक्ड कर लिया को ऑपरेट, यानी मेट्रो, या फिर आपने एक रूट बुक कर लिया कि इस रूट पे हम इतने साल के लिए अपना काम करेंगे, कोई कार ड्राइव करेंगे या बस ड्राइव करेंगे, तो परमिशन ले लिया, एक तरीके से रूट परमिट। अब रूट परमिट भी आप बेच सकते हो, अगर कोई और आता है तो आप कंपनसेशन उससे ले सकते हो। तो ये आ गया ऑपरेटिंग फॉर्मूला। आपने कोई ऐसा फॉर्मूला बनाया जो कभी पहले नहीं था, तो कोई इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर आप कोई इस्तेमाल कर रहा है तो पहले आपसे पूछेगा, तब जाके वो यूज करेगा, अगर बिना पूछे करेगा तो आप उससे कंपनसेशन ले सकते हो। लाइसेंस, आपने टेलीकम्युनिकेशन का लाइसेंस लिया, टेलीकम्युनिकेशन का लाइसेंस 20-20 साल के लिए मिलता है, तो वो भी यहीं आएगा। डिजाइन, आपने कोई भी डिजाइन प्रिपेयर किया है, उस डिजाइन को जब आपने प्रिपेयर किया तो उस डिजाइन को कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब आ जाओ यहां पे, डिजाइन के बाद आ गया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। वो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जो पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा आ जाता है उसको कहीं ना कहीं हम जाके इन्वेस्ट कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। जैसे कि इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी। मैं कहीं पैसे लगा रहा हूं, डिबेंचर का मतलब ये नहीं कि मैं ले रहा हूं, एसेट साइड है तो मैं कहीं पैसे लगा रहा हूं। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस सिक्योरिटी डिपॉजिट, मान लो मकान मालिक, मुझे एक मकान किराए पे लेने हैं, तो मकान मालिक को देखा होगा कई बार वो बोलता है कि मुझे इतने टाइम फिक्स डिपॉजिट पहले करो, यानी कुछ पैसे दो, खाली करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। मैंने बोला 4 साल के लिए लेना, कोई बात नहीं, खाली करोगे तो रिटर्न हो जाएगा, तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, जो किसमें आ जाएगा, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस में। एडवांस टू एम्प्लॉई, एक एम्प्लॉई आता है मुझे बोलता है 5 सालों के लिए मुझे पैसे दे दो उधार, मैं अपने सैलरी में से कटवाते रहूंगा, तो वो आ जाएगा लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। अदर नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में क्या आ जाएगा हमारा, ट्रेड रिसीवेबल, लॉन्ग टर्म डेटर। जैसे अदर नॉन करंट लाइबिलिटी में क्या आ गया था हमारा, ट्रेड पेबल, ऐसे यहां पे आ गया ट्रेड रिसीवेबल। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ये भी आपका अदर नॉन करंट, क्योंकि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस आपने बैलेंस शीट में देखा होगा, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, यहां पे आ जाता है। इसके बाद करंट इन्वेस्टमेंट, सेम जो इन्वेस्टमेंट था एज इट इज रहेगा, डिबेंचर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड वगैरह ये सारा। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की बात करते हैं, स्टॉक, इन्वेंट्री का दूसरा नाम रॉ मटेरियल, कच्चा माल, उसका भी आपके पास स्टॉक हो सकता है। वर्क इन प्रोग्रेस, जो माल अभी ना तो पक चुका है ना तो कच्चा है, मतलब मिड में है आपका। फिनिश गुड्स, जो बिल्कुल प्रोडक्ट तैयार हो चुका है। ये 2 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है।
स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स और लूज टूल्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जामिनर पूछ सकता है। एग्जामिनर पूछेगा लूज टूल्स बताओ, तो मेरा जवाब होगा सर ये साइड एसेट्स है और मेन हेड है करंट एसेट्स और सब हेड है क्या, इन्वेंट्री, इसमें आएगा ये। ट्रेड रिसीवेबल सिंपली डेटर और बिल रिसीवेबल। इसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कैश हो या कैश के बराबर का हो, बैंक में बैलेंस, कैश का बैलेंस, किसी पार्टी से चेक लिया है, या मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटी क्या होता है, शेयर मार्केट में जब मैं पैसे सुबह लगाता हूं शाम को बेच देता हूं, फिर सुबह लगाता हूं शाम को बेच देता हूं, तो विद इन अ बहुत शॉर्ट टाइम में मेरे को पैसा मिल जाता है, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसके बाद 18 के बाद 19 मैंने यहां लिखा है शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, एडवांस टू एम्प्लॉय, सिक्योरिटी डिपॉजिट, एज इट इज मैंने लॉन्ग टर्म एडवांस वाला यहां पे मैंने लिख दिया। ये क्या होगा, 12 महीने से कम के लिए होगा। 20वां यहां लिखा है मैंने अदर करंट एसेट्स, इंपॉर्टेंट है ये। अदर करंट एसेट्स में प्रीपेड, डिविडेंड रिसीवेबल, एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट समझते हो क्या होता है, इंटरेस्ट कमा लिया लेकिन नहीं मिला, एडवांस टैक्स, सरकार को हमने एडवांस में टैक्स दे दिया। तो ये सारे के सारे मैंने आपके नोट्स कवर करवा दिए। अगली क्लास के अंदर मैं आपको इसके अंदर से कुछ क्वेश्चंस दूंगा करने के लिए। फिलहाल के लिए होमवर्क जो है आपको 2 से लेके क्वेश्चन 20 तक ट्राई करके आना है, 2 to 20 क्वेश्चन। इलिस्ट्रेशन चैप्टर नंबर 1 का, हाँ जी, 3rd बुक का चैप्टर नंबर 1, 2 से 20 इलिस्ट्रेशन ट्राई करके आने हैं, आपका ये फिनिश्ड हो गया चैप्टर है।